सराह की आखिरी संतान एक लड़का था जिसके जन्म से उसके पिता आमोस के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। नामकरण के समय उसे 3 नाम दिए गए, जॉन, चिके तथा ओबियाजुलू। आखिरी नाम का अर्थ था अंततः मन शांत हो गया है। इस नाम को सुनकर सुनने वाले को तुरंत स्पष्ट हो जाता था कि इस नाम वाला या तो अकेली संतान था या इकलौता बेटा। चिके इकलौता बेटा था। उससे पहले उसके माँ बाप की 5 बेटियां पैदा हुई थीं। अपनी बहनों ही की तरह चिके की परवरिश भी गोरे लोगों की तरह हुई थी, जिसका अर्थ था परंपरागत का विलोम। कई वर्ष पहले आमोस ने एक छोटी सी घंटी खरीदी थी, जिसकी सहायता से सुबह सवेरे सारे परिवार को वह प्रार्थना और भजन गान के लिए बुलाता था और रात को सोने से पहले। यह भी गोरे लोगों के तौर तरीकों में से एक था। सराह ने अपने बच्चों को सिखाया था कि वे पड़ोसियों के यहाँ कुछ न खाया करें, क्योंकि वे अपना भोजन मूर्तियों को चढ़ाते हैं। इस प्रकार उसने स्वयं को उस प्राचीन रिवाज से अलग कर लिया था जिसके अनुसार बच्चे सभी की साझी जिम्मेदारी माने जाते थे। बच्चों के माँ बाप में संबंध कैसे भी हों, लेकिन बच्चे इकट्ठे खेलते थे और खाना मिल बांटकर खाते थे। एक दिन एक पड़ोसी ने चिके को रतालू का एक टुकड़ा देना चाहा। चिके उस समय सिर्फ 4 वर्ष का था। लड़के ने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाते हुए घमंडी स्वर में कहा, हम गोरों का खाना नहीं खाते। पड़ोसिन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने जिद कर लिया और हल्के से बुदबुदाई कि गोरों की कृपा से भी घमंडी हो गए थे। वह ठीक ही कह रही थी। पुराने दिनों में स्वतंत्र पैदा हुए लोगों के सामने एक अपना मुंडा हुआ सिर नहीं उठा सकता था। वह वंश के कई देवताओं में एक का गुलाम होता था। उसे तो एकदम अलग रखा जाता था। वह पूजनीय नहीं बल्कि लोगों की घृणा का पात्र होता था। उस पर तो लगभग थूका जाता था। वह न तो स्वतंत्र पैदा हुए लोगों में शादी कर सकता था और न ही वंश की कोई उपाधि प्राप्त कर सकता था। मरने पर उसे अपने जैसों के साथ उजाड़ जंगल में दफना दिया जाता था। अब यह सब बदल गया था या बदलने लगा था, यहाँ तक कि एक बच्चा अब स्वतंत्र पैदा हुए पर भी नाक भौं सिकोड़ सकता था और गोरों के भोजन पर फप्ती कस सकता था। गोरों की वास्तव में बहुत सी उपलब्धियां थीं। चिके का पिता शुरू से लेकिन उसने ईसाई धर्म के नाम पर एक महिला से शादी की थी। इस प्रकार आंख खुली रखते हुए स्वयं को ना लेने के उदाहरण शायद ही सुनाई पड़ते हों। लेकिन आमोस तो पागल था ही। नए धर्म ने उसका सिर फेर दिया था। वह तो ताड़ी की तरह था। कुछ लोग उसे पीकर भी होशो हवास में रहते थे। औरों का हर होश गुम हो जाता था। आमोस के इस पागल विवाह का समर्थन सिर्फ एक ही आदमी ने किया था और वह था गोरा मिशनरी मिस्टर ब्राउन, जो एक लाल मिट्टी की दीवारों वाली तथा फूस के छप्पर वाली झोंपड़ी पादरी का घर में रहता था। लोग उसका बहुत आदर करते थे, इसलिए नहीं कि वह उपदेश देता था बल्कि इसलिए कि अपने एक कमरे में उसने दवाखाना खोल रखा था। ब्राउन के पादरीपन के कारण आमोस की स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई थी। विवाह का निश्चय कर लेने के कुछ दिन बाद आमोस ने यह खबर अपनी विधवा मां को दी, जिसने कुछ समय पहले ही अपना धर्म परिवर्तन करके एलिजाबेथ का नाम अपना लिया था। समाचार के शौक से वह तो लगभग मर ही गई। जब उसे होश आया तो उसने आमोस के सामने घुटने टेक उससे ऐसा न करने का अनुरोध किया, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। उसके कानों में तो पिघला सीसा भरा हुआ था। अंत में तंग आकर एलिजाबेथ तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली तथा बुद्धिमान व्यक्ति था। अपनी झोंपड़ी के फर्श पर बैठे हुए, आंखों के चारों ओर चाक मले हुए, कछुए के खोल को बजाते हुए वह न सिर्फ वर्तमान को बल्कि जो बीत गया था और जो होने वाला था उसे भी देख सकता था। उसे चतुर्दृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाता था।
जैसे ही उसने एलिजाबेथ को देखा, उसने लड़ी में पिरोई कौड़ियों को फेंका और उसे बता दिया कि वह उससे किस कारण मिलने आई थी। तुम्हारे बेटे ने गोरों का धर्म अपना लिया है और तुमने भी, जबकि इस बुढ़ापे में तुम्हें बेहतर सोचना चाहिए था। तुम्हें आश्चर्य क्यों है कि उस पर पागलपन सवार है? जो लोग दीमक लगी लकड़ियों के गट्ठर इकट्ठा करते हैं, उन्हें छिपकलियों के आने की अपेक्षा करनी चाहिए। उसने कई बार अपनी कौड़ियों को इधर उधर फेंका और अंगुली से रेत के कटोरे पर कुछ लिख दिया। इस बीच उसका निफुल बोलने वाला तूम्बा बुड़बुड़ करता रहा। चुप बे, वह चिल्लाया और तूम्बा शांत हो गया। तांत्रिक ने फिर कुछ मंत्र पढ़े और तेजी से एक के बाद एक कई कहावतें ऐसे दोहरा दी जैसे उसके जादुई धागे से पिरोई कौड़ियां हों। अंत में उसने इलाज सुना दिया। पूर्वज नाराज थे और उन्हें बकरे से शांत किया जाना चाहिए। एलिजाबेथ ने रस्में पूरी कर दी, लेकिन उसका बेटा पागल ही रहा और उसने एक लड़की से शादी कर ली जिसका नाम सराह था। बूढ़ी एलिजाबेथ ने अपना नया धर्म त्याग दिया और अपने लोगों के धर्म में वापस लौट आई। हम अपनी मुख्य कहानी से भटक गए हैं, लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि चिके के पिता कैसे, क्योंकि आजकल के दिनों में भी जब सब कुछ उल्टा पुल्टा है, ऐसी कहानी बहुत ही असाधारण है। चलिए अब वापस चिके के पास चलें, जिसने 4 वर्ष की ही छोटी उम्र में या 5 पूजक भोजन खाने से इनकार कर दिया था। 2 वर्ष बाद वह गांव के स्कूल में जाने लगा। वह अब दाएं हाथ से सिर के पार बाएं कान को छू सकता था, जिसका अर्थ था कि अब वह इतना बड़ा हो गया था कि गोरे लोगों के ज्ञान के रहस्य की गुत्थी को सुलझा सके। उसे अपनी नई स्लेट और पेंसिल की बड़ी खुशी थी, और विशेषकर सफेद कमीज और ब्राउन खाकी निकर वाली स्कूली वर्दी की भी। लेकिन जैसे ही नए सत्र का पहला दिन नजदीक आने लगा, उसके मन में अध्यापकों तथा बेंत की कई कहानियां घर करने लगीं। और उसे अपनी बड़ी बहन का एक गीत याद आया, गीत जिसमें कुछ बेचैन सा कर देने वाला भाव था। ओने इनकूजी एवेलू पियाकबुसी उमुआ का इबो भाषा में किसी बात पर जोर देने के तरीकों में से एक है अतिशयोक्ति। इसीलिए हो सकता है गीत के अध्यापक ने बच्चों को बेंत मारते मारते जान से न मार डाला हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसने उन्हें बेंत मारे थे। और चिके इसके बारे में बहुत कुछ सोचता रहा। बहुत छोटा होने के कारण चिके को उस क्लास में भेजा गया जिसे आध्यात्मिक क्लास कहते हैं, और जहां बच्चे प्रश्नोत्तर गा कर और कभी कभी नाच नाच कर याद करते हैं। उसे शब्दों से लगाव था और लय से लगाव था। धार्मिक शिक्षा के पाठ के दौरान क्लास एक दायरे में नाचते नाचते अध्यापक का प्रश्न दोहराती थी। सीजर कौन था वह पूछ सकते थे, और पैर पटकते पटकते बच्चे यूं गाते थे, सीजर बू एजे रोम ओने नाची एनु उवा हूं। उनके नाच को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि 20वीं शताब्दी में सीजर सारी दुनिया का बादशाह नहीं था, और कभी कभी वे अंग्रेजी में भी गाते थे। चिके को टैन ग्रीन बॉटल्स बहुत पसंद था। उन्हें शब्द सिखाए गए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ पहली और आखिरी लाइनें याद थीं। बीच का हिस्सा गुनगुनाया, घुमाया और बुदबुदाया जाता था। टैन ग्रिन बोटर एंगिन ओन डारवार, टैन ग्रिन बोट एंगिन ओन डारवार, हम 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 एंड टैन ग्रिन बोट एंगिन ऑन डारवार। इस तरह पहला साल बीत गया। चिके को शिशु स्कूल में पदोन्नत कर दिया गया, जहां अधिक गंभीर काम होता था। हमें शिशु स्कूल के समय में उसकी सारी गतिविधियों के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं। वह तो अपने आप में एक पूर्ण कहानी है, लेकिन वह कहानी तो दूसरे बच्चों की कहानी से भिन्न नहीं है। लेकिन प्राइमरी स्कूल में उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व दिखलाई पड़ने लगा। उसे गणित से सख्त नफरत हो गई, लेकिन उसे कहानियां और गीत अत्यंत प्रिय थे।
और उसे अंग्रेजी शब्दों की ध्वनियां बहुत पसंद थीं, चाहे उसके लिए उनका कोई अर्थ न भी हो। कुछ को सुनकर तो वह पुलकित हो उठता था। पेरिविंकल ऐसा ही शब्द था। उसे अब याद नहीं था कि उसने इसे कैसे सीखा था और यह क्या था। उसके मन में इस शब्द का एक अस्पष्ट सा निजी अर्थ था और उसका संबंध परियों के देश से था। कॉन्स्टेलेशन एक अन्य ऐसा ही शब्द था। चिके के अध्यापक को लंबे लंबे शब्द पसंद थे। वह अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसका प्रिय मनोरंजन ही था अपनी चैम्बर्स इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी में से जबरातोड़ शब्दों को ढूंढकर उनकी नकल करना। अभी उसी दिन उसने अपनी क्लास में एक लड़के द्वारा देर से आने के कारण को अपने लाजवाब ज्ञान से ध्वस्त करके वाह वाह करवाई थी। उसने कहा, दीर्घसूत्रता आलसी व्यक्ति का बहाना है। उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले हर विषय में उसका ज्ञान झलकता था। प्रकृति पर उसके पाठ तो स्मरणीय थे। चिके को बीजों के बिखराव के तरीकों पर उसका पाठ हमेशा याद रहा। अध्यापक के अनुसार ये 5 तरीके थे: आदमी द्वारा, पशुओं द्वारा, पानी द्वारा, हवा द्वारा तथा विस्फोटक प्रक्रिया द्वारा। उन बच्चों को भी जिन्हें अन्य तरीके भूल गए, विस्फोटक प्रक्रिया याद रहा। स्वाभाविक है, चिके अध्यापक की विस्फोटक शब्दावली से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन शब्दों का उस पर जो जादुई असर पड़ता था वह कुछ और ही था। उसके न्यू मेथड रीडर में पहले वाक्य बहुत ही सीधे सादे थे, लेकिन वे उसे एक अस्पष्ट से उल्लास से भर देते थे। एक बार एक जादूगर था। वह अफ्रीका में रहता था। वह एक लैंप लेने चीन गया। चिके ने इसे घर पर बार बार पढ़ा और फिर उसके बारे में एक गीत बनाया। वह निरर्थक गीत था। उसमें पेरिविंकल भी घुस गया था और दमिश्क भी। लेकिन गीत एक खिड़की की तरह था जिसमें से वह दूर एक अजीब जादुई दुनिया को देख सकता था, और वह खुश था।